हम बात करते हैं जो गुप्त साम्राज्य है। गुप्त साम्राज्य के बाद जो है पूरी तरह से आप जानते हैं कि केंद्रीकृत शासन व्यवस्था के अंतर्गत पूरा जो है भारत छोटे छोटे टुकड़ों में फैल चुका था और आकर के विदेशी भी आकर के भारत में बसने लगे। इस बात को समझ जाएंगे। उन्हीं में से एक छोटा सा राजवंश हम उठा लेते हैं जिसका नाम है वर्धन वंश। क्या नाम है? वर्धन वंश। ध्यान रखेंगे, वर्धन वंश जो है, वर्धन वंश का फाउंडर प्रभाकर वर्धन को माना जाता है। समझ जाएंगे। और वर्धन वंश की जो राजधानी है यह थानेश्वर। क्या है? थानेश्वर। कहानी पूरी तरह समझिएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगी। क्या नाम है? तो बताइए, वर्धन वंश की राजधानी क्या थी? थानेश्वर, अर्थात प्रभाकर वर्धन की। समझ जाओगे। अब थानेश्वर यानी जो वर्धन वंश है यानी थानेश्वर, इसके उत्तर में एक क्षेत्र फैला था जिसका नाम कन्नौज है। क्या नाम है? कन्नौज। और कन्नौज पर जो शासन करता था उस समय उसका नाम है गृहवर्मन। क्या नाम है? गृहवर्मन, जो मौखरी राजवंश से संबंध रखता है। पेपर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मौखरी राजवंश से संबंध रखता है। कन्नौज का प्राचीन नाम कान्यकुब्ज भी है, ठीक है। और उससे भी पुराना नाम इसे महोदय श्री भी कहते थे। इंपॉर्टेंट नाम है महोदय श्री। किसका नाम हुआ करता था? तो कन्नौज का, ठीक है। कान्यकुब्ज भी इसी को कहते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे, गलत नहीं करेंगे। आगे बात करते हैं जो थानेश्वर है, थानेश्वर से जस्ट पूरब में अर्थात आज का बंगाल, वहां पर गौड़ देश हुआ करता था। यानी आज का जो बंगाल है, बंगाल कहे तो आज का पूरा बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल सब मिला करके, ठीक है। गौड़ देश हुआ करता था। गौड़ देश का जो शासक था उसका नाम शशांक हुआ करता था। क्या? शशांक हुआ करता। मेरी कहानी समझिएगा, बात बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। उसके बाद जो थानेश्वर है, थानेश्वर से जस्ट बगल में एक मालवा देश था। मालवा देश कहे तो आज का राजस्थान का थोड़ा हिस्सा और एमपी का थोड़ा हिस्सा मिला करके मालवा देश बनता है। आप जानते हैं मालवा देश का शासक हुआ करता था देवगुप्त। क्या नाम हुआ करता था? देवगुप्त। कहानी पूरी समझिएगा। प्रभाकर वर्धन और देवगुप्त, प्रभाकर वर्धन और देवगुप्त, इन दोनों के बीच में अर्थात दोनों साम्राज्यों के बीच में क्या थी? इन दोनों साम्राज्यों के बीच में मित्रता थी। क्या थी? फ्रेंडशिप थी। मेरी बात समझ जाएंगे। यानी देवगुप्त और प्रभाकर वर्धन अर्थात थानेश्वर और थे। मेरी बात समझ पाए इतने? और थानेश्वर कौन? थानेश्वर और कन्नौज राजवंश, ये दोनों जो समझ जाएंगे। जो वर्धन वंश है यानी थानेश्वर, थानेश्वर और कन्नौज में क्या थी? आपस में दुश्मनी थी। क्या थी? दुश्मनी। तो मुझे एक बात बताइए, और शशांक यानी कि शशांक का थानेश्वर से कोई संबंध नहीं है। इस बात को पूरी समझ में आई। यानी थानेश्वर का मित्र कौन? मालवा देश। थानेश्वर का दुश्मन कौन? कन्नौज। थानेश्वर का गौड़ देश से कोई संबंध नहीं है। इस बात को समझ जाएंगे। अच्छा, तो मुझे ये बताइए, पहले की व्यवस्था ये हुआ करती थी कि अपने साम्राज्य को विस्तारित करने के लिए पड़ोसी मुल्क से दुश्मनी नहीं रखी जाती थी। आज भी यही होता है, ठीक है। और कहा जाता है कि हम अपने पड़ोसियों को बदल नहीं सकते हैं। समझ सकते हैं ना। तो इसलिए मित्रता बनाए रखने के लिए प्रभाकर वर्धन के पास 3 संतानें थी। आप समझेंगे, एक का नाम राज्यवर्धन था जो पुत्र था, एक का नाम हर्षवर्धन था छोटा पुत्र था, और एक उनकी पुत्री थी जिसका नाम था राजश्री। समझ जाओगे। तो जो ये दुश्मनी थी, इस दुश्मनी को समाप्त करने के लिए प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री राजश्री का विवाह करने का निर्णय लिया गृहवर्मन से। मेरी बात समझ पा रहे हैं? और क्यों? ताकि थानेश्वर और कन्नौज के बीच में मित्रता हो जाए। समझ जाएंगे ना। ये शादी करा दिया यानी विवाह करा दिया किससे? आप समझ जाएंगे, गृहवर्मन से। लेकिन मेरी बात समझिए, देवगुप्त और थानेश्वर के बीच में मित्रता थी। देवगुप्त का आवाजाही रहती थी, अर्थात देवगुप्त थानेश्वर आया जाया करता था। अब मुझे ये बताइए, आते जाते क्या किसी से मित्रता नहीं हो सकती? क्या हो सकती है? तो देवगुप्त हैं, देवगुप्त थानेश्वर आया जाया करते थे। इस प्रकार से जो देवगुप्त हैं और ये राजश्री हैं, आप समझ सकते हैं क्या होता है, बताने की जरूरत नहीं है। समझ जाएंगे इस बात को। यानी देवगुप्त और राजश्री में दोनों में आपस में प्रेम हो जाता है, लेकिन राजश्री का विवाह किससे हुआ? गृहवर्मन से। तो मुझे एक बात बताइए, क्या ये प्रेम करता है तो क्या भैया ये इस बात को देख पाएगा? क्या नहीं। इसके चलते यह देवगुप्त जाकर के गृहवर्मन की हत्या कर देता है। क्या कर दिया है? इनका काम तमाम कर दिया। मेरी बात समझिएगा। राजश्री से प्रेम कौन करता है? देवगुप्त। ठीक है, मित्र राष्ट्र है।
लेकिन राजश्री का विवाह प्रभाकर वर्धन ने किससे किया? गिरिवर्मन से, अर्थात कन्नौज से। इस प्रकार से आगे देवगुप्त इस बात को देख न सका और जा करके इसने गिरिवर्मन की हत्या कर दिया। तो मुझे ये बताइए, गिरिवर्मन की हत्या कर दिया तो अब देवगुप्त का शासन कन्नौज पर हो गया, नहीं हुआ? भाई जो जीते वही तो हुआ। और राजश्री कहाँ है? कन्नौज में। इस बात को समझ गई? अब ये बात समझिए, अब इस बात को देखते हुए अपनी सिस्टर अर्थात अपनी बहन की रक्षा करते हुए जो राज्यवर्धन था, राज्यवर्धन उठता है, ये देवगुप्त की हत्या कर देता है। मेरी बात समझिएगा, ठीक है? यानी अपनी सिस्टर की रक्षा में क्या किया? राज्यवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दिया। तो मुझे ये बताइए, राज्यवर्धन के पास कौन कौन हुआ? मालवा देश आ गया और कन्नौज आ गया। कितना आ गया? और फिर आगे चल करके जब राज्यवर्धन देवगुप्त की हत्या कर देता है और देवगुप्त का कनेक्शन पूरी तरह से नहीं, देवगुप्त का परम मित्र कौन था? शशांक था। देवगुप्त का परम मित्र कौन था? शशांक था। शशांक अपने मित्र की हत्या को देख न सका और शशांक उठता है, राज्यवर्धन की हत्या कर देता है। मेरी बात समझ पाए? अब सोचिए, शशांक के अधिकार क्षेत्र में कौन कौन आ गया? शशांक के अधिकार क्षेत्र में मालवा चला गया, कन्नौज चला गया और थानेश्वर भी चला गया। इस बात को समझ जाएंगे। उसके बाद इनका जो अगला पुत्र है हर्षवर्धन, हर्षवर्धन उठता है। हर्षवर्धन अपने बड़े भाई का बदला लेने के लिए ये शशांक को निपटा दिया। इसको निपटा दिया, शशांक को। इस बात को समझ जाएंगे, यानी हर्षवर्धन राज्यवर्धन का बदला लेने के लिए किसको निपटा दिया? शशांक को। अंततः विजयी कौन हुआ? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन कहे तो थानेश्वर, अर्थात इसके हर्षवर्धन के अधिकार क्षेत्र में कौन कौन हो गया? कन्नौज आ गया, थानेश्वर पहले से ही था, मालवा भी आ गया, बंगाल भी आ गया। एक बहुत बड़ा विस्तार क्षेत्र नहीं हो गया क्या? आप सोचिए। तो सोचिए, ये जो कन्नौज है, कन्नौज इतना फेमस क्यों? क्योंकि कन्नौज उस समय का सबसे समृद्ध राष्ट्र हुआ करता था। यहाँ पर कौन बैठी है? राजश्री। राजश्री इसको छोड़ करके जंगल जाया करती है, मरने के लिए जाती है, लेकिन ये उसको दिलासा देता है और दिलासा देने के बाद क्या करता है? हर्षवर्धन इसको बचाता है। इस प्रकार से हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी किसको बनाया? कन्नौज को बनाया। अब हर्षवर्धन आगे सोचता है, अब हम क्या करें? ये तुरंत ही आगे झटके में क्रॉस करता है विंध्याचल श्रेणी, और जैसे ही विंध्याचल श्रेणी क्रॉस करता है तैसे विंध्याचल श्रेणी के उस पार चालुक्य वंश का शासक बैठा प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय। इस बात को समझ जाएंगे। और पुलकेशिन द्वितीय से जाकर के टकरा जाता है और एक युद्ध होता है जिसे हम नर्मदा का युद्ध कहते हैं। क्या नाम कहते हैं? नर्मदा का युद्ध। तो नर्मदा का युद्ध किसके मध्य हुआ? हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुआ, जिसमें हर्षवर्धन परास्त हुआ और पुलकेशिन द्वितीय विजयी हुआ। अब बताइए, पुलकेशिन द्वितीय को फ्री में सब कुछ मिल गया। और पुलकेशिन द्वितीय के अंदर भी अहम आया। पुलकेशिन द्वितीय ये समय इनका शासनकाल 610 से लेकर के 642 ईस्वी तक होता है और हर्षवर्धन का शासनकाल तभी कब पूछ लेता है। हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से लेकर के 647 तक होता है। समझ जाओगे? कह दो कि ये कहाँ से आ गए? ये जो है पराजित हुए। इस बात को समझ जाएंगे। ये पूरी कहानी हुई। अब पुलकेशिन द्वितीय आगे बढ़ते हैं, कहते हैं जब हमको ये इतना फ्री मिला तो आगे क्यों नहीं अपने दुश्मन राष्ट्र को जीत लें। इनका दुश्मन राष्ट्र है, उसका नाम है पल्लव वंश। और पल्लव वंश का शासक कौन है? नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम पर चढ़ाई करते हैं और जा करके पुलकेशिन द्वितीय नरसिंह वर्मन प्रथम से हार जाते हैं और नरसिंह वर्मन प्रथम जीत जाता है। इस प्रकार से पल्लव राजवंश दक्षिण से लेकर उत्तर तक पूरी तरह से फैल जाता है। इस बात को पूरी तरह से कहानी समझ में आई। और ये सभी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो पुलकेशिन द्वितीय का एक दरबारी कवि था जिसका नाम था रविकीर्ति। कौन है? क्या नाम है? रविकीर्ति ने एक अभिलेख लिखा है जिसका नाम है ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख से समस्त जानकारी मिलती है जो किस भाषा में है? ये संस्कृत में है। इस बात को समझ जाएंगे। तो यहाँ से एक मिनट में सवाल सुन लीजिए। पुलकेशिन द्वितीय किसने पराजित किया? नरसिंह वर्मन प्रथम। कौन सा वंश? पल्लव राजवंश। ठीक है। और पुलकेशिन द्वितीय कौन सा राजवंश? चालुक्य राजवंश। कौन सा युद्ध? पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच में कौन सा युद्ध है? नर्मदा का युद्ध। हर्षवर्धन किससे परास्त हुआ? पुलकेशिन द्वितीय से। हर्षवर्धन ने किसको परास्त किया? शशांक को। शशांक ने किसको निपटाया? राज्यवर्धन को। राज्यवर्धन किसको निपटाया था? देवगुप्त को। देवगुप्त किसको निपटाया था? गिरिवर्मन को। इस बात को समझ जाएंगे। इस प्रकार से पूरा कन्नौज
एक युद्ध के क्षेत्र में आ गया और इसके लिए 200 वर्षों तक चलता रहा युद्ध। इसके लिए कन्नौज के लिए, जिनमें 3 राजवंश लड़े। एक नाम है राष्ट्रकूट राजवंश, एक नाम है गुर्जर प्रतिहार राजवंश, एक नाम है पाल वंश। क्या? पाल वंश। तो इसे कहते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष। तो बताइए त्रिपक्षीय संघर्ष किसके लिए हुआ? आंसर हो जाएगा कन्नौज के लिए। कितने वर्ष चला? 200 वर्ष। कभी ये जीते, कभी ये जीते, कभी ये जीते। अंततः कौन जीता? अंततः गुर्जर प्रतिहार वंश का एक राजा था, राजा ध्रुव करके नाम था, ये अंततः विजयी होता है। इस बात को समझ जाएंगे। ये पूरी कहानी है। इसको उम्मीद करते हैं पूरी कहानी समझ में आई होगी और इतना जरूर ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।